2 दिन पहले आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी किस कारण से हुई है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपने ट्विटर में भी पढ़ा होगा और आप भी अभी तक आप भी जान चुके होंगे कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो किस रीज़न से हुई है। जो एक तरह से मुंबई सरकार के साथ, जो महाराष्ट्र सरकार के साथ जो पंगा ले रहे थे, जो उनको खुली चुनौती दे रहे थे और अपने जो भी वीडियो, अपने जो प्रोग्राम है उसको सीधा सीधा वो तू तड़ाक से और मेरे पास आप सामने आकर बात कर, मेरे सवालों का जवाब दे, तू कौन है, इस तरह से जो लहजे से वो जो बात कर रहे थे और जिस तरह से मुंबई पुलिस अभी तक वो एक्ट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये आपस में ये रंजिश एक दूसरे के साथ पर्सनल हो रहे हैं। और वो पूरी तरह से अभी ये दिखाई दिया जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, जब पूरी तरह से ये क्लियर हो गया कि हाँ मुंबई पुलिस है वो भी पर्सनल हो चुकी है और जो पुराने जो भी केसेस थे जो बंद हो चुके थे उस केसेस को भी दोबारा खोल के उस पर एक्शन लिया जा रहा है। अब अर्नब गोस्वामी की जो जिस तरीके से उनको पकड़ा गया, शुरू में जिस हिसाब से मैंने जो उनका कुछ 30 सेकंड के आसपास का जो वीडियो मैंने शुरू में देखा तो मुझे बहुत गलत लगा कि जिस तरीके से उसको ज़बरदस्ती अर्नब गोस्वामी को पकड़कर पुलिस ले जा रही थी वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो उसके बाद मुझे मेरे दोस्त ने एक 13 मिनट का वीडियो भेजा जिसका पूरा फुटेज था शुरू से लेकर आखिरी तक का, जिस हिसाब से अर्नब गोस्वामी को पकड़ा पुलिस ने। तो मुझे उसमें कहीं से भी गलत नहीं लगा पुलिस ने जिस हिसाब से उनको पकड़ा, क्योंकि क्योंकि पुलिस ने जब पहली बार जब वो दरवाजे पे आई, उन्होंने जो दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने बाकायदा उनसे बोला कि आपको गिरफ्तार करना है और आपको हमारे साथ चलना होगा। तो उसमें वीडियो में साफ मैंने देखा कि अर्नब गोस्वामी तुरंत अंदर जाने की कोशिश लगे। जब पुलिस ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो दोबारा वहाँ जाकर सोफे में बैठे और वो बार बार बोलने लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, दूर रहिए, मुझे छुए मत,
तो और उसके बाद वो उनके घर वाले, उनकी वाइफ, बाकी लोग भी उसका वीडियो बनाना शुरू करने लगे, जिसमें एक महिला पुलिस भी थी। वो भी बार बार ये उनकी वाइफ से कह रही थी आपको इस फॉर्म में सिग्नेचर करना पड़ेगा, और पुलिस वाले भी उनसे ये कह रहे थे कि प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। आपके पास पूरे लीगल एक्शन जो भी है वो आप ले सकते हो, आप अपने वकील से बाकायदा मशवरा कर सकते हो, आपके लिए सभी लीगल एक्शन जो भी हैं वो सब खुले हुए हैं, आप उसके थ्रू जा सकते हो। लेकिन अभी आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और आपको हमारे साथ चलना होगा, जो कि अर्नब गोस्वामी कहीं से भी मान नहीं रहे थे। और फिर फाइनली पुलिस को उनको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना पड़ा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का वारंट उनके पास था। लेकिन अर्नब गोस्वामी कहीं से मान नहीं रहे थे, तो पुलिस को वहाँ पर ये थोड़ा सा अपनी सख्ती दिखानी पड़ी। तो अगर पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे 13 मिनट का वीडियो, तो उस 13 मिनट के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पुलिस ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, उनसे कई बार रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जब वो माने नहीं तब वो ज़बरदस्ती उनको करना पड़ा। अगर आप 30 सेकंड का वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। मुझे भी शुरू में लगा था ये गलत हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस ने, जब उसने पूरी तरह से उनके जो कन्वर्सेशन मैंने सुनी, तो लगा कि नहीं, पुलिस अपने तरीके से सही थी। तो इसको लेकर कई बार इन्होंने बोला कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कहीं ना कहीं दबाई जा रही है, पत्रकारिता खतरे में है। इन सब चीज़ों को लेकर ट्विटर में बहुत चला। अब जहाँ तक अगर मुझे मानना है, मैं अगर इसको बोलूँ कि ये पत्रिका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पत्रकारिता के ऊपर एक हमला है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता, इसका ये रीज़न है कि ये जो केस है जिसके रिगार्डिंग अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, वो केस एक पुराना 2 साल पुराना केस है, जिस पे एक सुसाइड नोट मिला था। आप ये नोट्स देख सकते हैं, इसमें क्लियरली अर्नब गोस्वामी और फिरोज शेख एंड नीतीश शारदा का नाम साफ साफ लिखा हुआ है। और उन्होंने सुसाइड नोट में क्लियरली बोला हुआ है कि अर्नब गोस्वामी ने मेरे 83 लाख रुपीस नहीं दिए थे, फिरोज ने मेरे पास 4 करोड़ का ऑलमोस्ट बकाया उनके ऊपर है, और नीतीश के ऊपर कम से कम 55 लाख का उनके ऊपर बकाया बाकी है। उन्होंने क्लियरली उस चीज़ पे लिखा हुआ है, और उन्होंने साफ बोला है कि मेरी मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं, क्योंकि इनके कारण मैं अपने जो भी डेप्ट हैं उसको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक बात होती है कि जब अर्नब गोस्वामी ने, जब एसएसआर यानी कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस, जो कि 3 से 4 महीने उन्होंने 24 घंटे जिस पे रिपोर्टिंग की, जिस पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला था, और जिस पे पूरा ईडी, सीबीआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मतलब हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े नारकोटिक डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी बड़े डिपार्टमेंट थे, वो सब इन्वॉल्व होकर भी वो चीज़ साबित नहीं कर पाई थी कि वो एक हत्या है। तो उस केस को लेकर उन्होंने 4 महीने तक 302 रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर खूनी होने का जो केस रिया चक्रवर्ती के ऊपर, ये उनके कहीं ना ये साबित करने की कोशिश की गई कि नहीं, रिया चक्रवर्ती ने उसका खून किया है, खून करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो कहीं से कहीं आकर आप दोनों को कोरिलेट करोगे, तो आप जिस हिसाब से आप बोलोगे कि एसएसआर को जिस हिसाब से उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, और रिपब्लिक टीवी ने जितने भी उसके एविडेंस जो बात बताई इसके ऊपर, उसके हिसाब से तो यहाँ पर और ज़्यादा पुख्ता सबूत हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत हैं। और जो साफ ये दिखा रहा है कि ये जो केस बिना किसी नतीजे के बंद हो गया था, बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा ओपन किया गया। तो यहाँ पर ये भी चला कि बिना आप कोर्ट के आदेश के आप इस केस को, बिना किसी अपील के आप दोबारा इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट ने भी बाकायदा इसको, उसी पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको फिर से ओपन किया है जिस पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको बंद किया था, और यहाँ पर कोर्ट ने ही यहाँ पर आज्ञा दिया है, कोर्ट ने ही यहाँ पर बोला है कि आप इस केस को दोबारा रीओपन कर सकते हैं। उसके बाद ही ये केस रीओपन हुआ है। तो यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये केस विदाउट किसी के नॉलेज के या विदाउट परमिशन के रीओपन किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। बाकायदा इसमें कोर्ट का परमिशन है, उसके बाद ही इसको रीओपन किया जा रहा है। दूसरी बात, लोगों ने ये बोला कि सिर्फ अर्नब के ऊपर ही क्यों यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर ही क्यों मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है, बाकी 2 के ऊपर क्यों नहीं कर रही है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के अलावा जो फिरोज और नीलेश हैं, उन दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ अर्नब को ही हिरासत में लिया है, बाकी 2 को जो सुसाइड नोट में जो नाम मेंशन थे उनको भी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है।
अब ये बात आती है कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, तो मैं इसलिए इसको बोलता हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आज जो अमित शाह हैं या फिर बीजेपी के बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं और बड़े बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं, जो आज इनके सपोर्ट में, और बाकी जो गोदी मीडिया की बात करूं जो आज इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं कि अर्नब गोस्वामी को छोड़ दो, इनके साथ गलत हो रहा है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, एक इमरजेंसी है, इमरजेंसी के समय में ऐसे चीज़ें होती थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली बार किसी पत्रकार के ऊपर हमला नहीं हुआ। अगर आपको सवाल उठाना था तो इस समय आपको उस टाइम पे भी सवाल उठाना चाहिए था, जब मणिपुर में जो किशोर चंद्रा हैं, जो एक जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनकी गिरफ्तारी हुई। तो उस समय किसी ने आवाज नहीं उठाया था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस समय किसी को याद नहीं आया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर मिर्जापुर में आपको याद होगा कि एक रिपोर्टर पवन जायसवाल थे, उन्होंने एक रिपोर्टिंग की थी कि बच्चे जो मिड डे मील में नमक के साथ रोटी खा रहे हैं। जब ये चीज सोशल मीडिया में वायरल हुई तो वहां योगी सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था और उनके ऊपर रासुका तक लगाया था, द्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। उस समय भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं थी। उस समय लोग उनके ऊपर, उस समय लोग आगे बढ़ के नहीं बोला। उस समय कोई भी बीजेपी की गवर्नमेंट, उस समय उन्होंने ये नहीं बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को का हनन है, उस समय नहीं बोला, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी की सरकार थी और वो चीज कर रही थी। अगर आप बात करोगे विनोद दुआ, एक पत्रकारिता में उनका कितना बड़ा नाम है, 40-50 साल से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। और कोरोना जब ये कोविड था और जब लॉकडाउन था, उस समय उनके एक शो के लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई थी? उस समय भी मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उठनी चाहिए थी। प्रशांत कनौजिया जिनको 2 बार गिरफ्तारी की गई, जिनको दिल्ली से डायरेक्टली उनके घर से उठा लिया गया था, प्रशांत कनौजिया, जिन्होंने ट्वीट किया था गवर्नमेंट को लेकर, बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया था, लेकिन स्टिल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया था और 2 बार वो जेल होकर आए थे। उस समय भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं की बात होनी चाहिए थी। पुण्य प्रसून जोशी, आपको पता होगा कि इनकी एक एबीपी में न्यूज़ चैनल पे रात को 10 बजे मास्टर स्ट्रोक आता था, जिसपे उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री जी का जो उज्ज्वला योजना है उनके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्टिंग की थी और उनकी एक सच्चाई लोगों के सामने लाया था कि जिस महिला ने बोला था कि उनकी इनकम डबल हो गई है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने उसकी पूरी रिपोर्टिंग की थी और ये चीज़ आप लोग के और हमारे सामने लेकर आए थे कि उसको, महिला को बोला गया था ये चीज़ बोलने के लिए और उसकी रिपोर्टिंग की गई थी। तो उनकी जो प्रोग्राम है, बाद में रात को 10 बजे एबीपी का चैनल ब्लैक हो जाता था, सिग्नल आने बंद हो जाते थे। तो फाइनली एबीपी को, पुण्य प्रसून जोशी को रिजाइन देना पड़ा, एबीपी को उनको निकालना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव आ गया था कि उनके प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हो पा रहे थे और जब उनके प्रोग्राम का टाइम होता था बार बार उनकी स्क्रीन या चैनल में खराबी आ जाती थी। अभिसार शर्मा, ये भी उसी तरह, क्योंकि वो भी उसी तरह रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनको भी अपनी जॉब इसीलिए छोड़नी पड़ी। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई थी? तिसवांग रिगजिन, लेह में फेसबुक में एक पोस्ट किया था उन्होंने, बीजेपी के जो एमपी है उनके अगेंस्ट में एक पोस्ट कर दिया था जिनको लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया था। ऐसे वो भी अगर पत्रकार की बात करूं तो राहुल कुलकर्णी, आपको याद होगा एबीपी माझा के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने जो कोविड-19 के दौरान जो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो वर्कर इकट्ठा हो गए थे बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास, उसको लेकर जब रिपोर्टिंग की थी तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गया था। राजीव शर्मा, जिसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था। नरेश, हरियाणा झज्जर में जब उनके ऊपर कोविड-19 का वायलेशन को लेकर उनके ऊपर को एफआईआर दर्ज कर दिया गया था, उनको पकड़ लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। धवेल पटेल भी आपको याद होगा, गुजरात में जब इन्होंने, जो गुजरात सरकार जो वहाँ के सीएम है, उनके लेकर एक पोस्ट कर दिया था, एक रिपोर्टिंग की थी, तो उनके ऊपर भी रासुका तक लगा दिया गया था, एनएसए लगा दिया गया था, राजद्रोह का केस कर दिया गया था। सिद्दीकी कप्पन जो केरल से थे, आपको पता होगा हाथरस का केस, जिसके ऊपर रिपोर्टिंग करने के लिए वो निकले थे और उनको बीच में पकड़ लिया गया था। उनको बोला गया था कि इनको बाहर से फंडिंग हो रही है, इनकी वेबसाइट की है, उनके ऊपर ईडी ने भी पूरी वो की और बाद में पता चला कोई 100 करोड़ कहीं से कोई फंडिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, स्टिल वो अभी तक जेल में है।
लेकिन उस समय जब इतने सारे पत्रकार, अभी और भी पत्रकार के अगर मैं नाम लेने लगूँ तो आपके पास लिस्टें ख़त्म होने जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा, पता नहीं कितने घंटे का एपिसोड बन जाएगा। इतने सारे पत्रकार हैं। उस समय ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, तो इस समय वो फ्रीडम स्पीच कहाँ गई थी? तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीडम अगर स्पीच की अगर बात होनी चाहिए थी, ये तो बहुत पहले से ही आनी चाहिए थी। वो अभी ही क्यों? सिर्फ अभी इसलिए क्योंकि अभी एक पर्टिकुलर पत्रकार वो पकड़ा गया है जो खासतौर से हमेशा किसी एक पार्टी का पक्ष लेता है, जिसने सरकार से आज तक कभी सवाल नहीं उठाया। तो वहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं आती है, जहाँ पर सरकार से सवाल उठाने के ऊपर उनके ऊपर रासुका या एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच सामने नहीं आती है। तो अगर इसको कहेंगे कि अगर आप इसको कहीं ना कहीं इस केस को एसएसआर के साथ अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे तो आपको इन दोनों केसेस को काफ़ी सिमिलर लगेगा। आपको लगेगा कि जिस हिसाब से रिपब्लिक टीवी ने अपनी रिपोर्टिंग में एसएसआर को ये साबित करने की कोशिश की थी कि उनकी हत्या हुई है और रिया चक्रवर्ती उसमें गुनहगार है, तो उसी तरह मुंबई पुलिस भी यहाँ पर वही काम कर रही है और ये दिखा रही है कि अर्नब गोस्वामी गुनहगार हैं और उनके कारण ही जो अन्वय नायक हैं उन्होंने खुदकुशी की है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही केसेस में बस सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एसएसआर के केस में कोई भी सुसाइड नोट नहीं था, किसी के ऊपर ये पिन पॉइंट नहीं किया गया था या उन्होंने कहीं ये नहीं बोली थी कि मैं इनके कारण मुझे सुसाइड करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सबूत है वो है अन्वय नायक का जो सुसाइड नोट्स है, जहाँ पर उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब वो स्टूडियो का, रिपब्लिक टीवी की स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे थे तो उनकी जो कॉस्टिंग लगी थी, उनका जो पैसा लगा था, उनका जो बकाया पैसा था वो इन्होंने नहीं दिया था और बकायदा अर्नब, फिरोज और नितेश का उनका बकायदा उनका नाम मेंशन किया हुआ है इस सुसाइड नोट्स में। तो ये केस अगर आप देखोगे तो केस के हिसाब से किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश नहीं की गई है। यह एक केस है जिन पे अर्नब गोस्वामी के ऊपर की हत्या को उकसाने का मामला है। अभी तक की जो रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया है, पुलिस रिमांड के अंदर भेज दिया गया है। तो 14 दिन तक वो पुलिस हिरासत में रहेंगे। उसके बाद आगे की जैसी भी कोई कार्रवाई होगी हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।